तो आपने देखा इस डेट पे इन्होंने क्या किया, कैपिटल परचेस किया था, फिर 18 में 2020 में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, उसके बाद इसी स्टॉक को इन्होंने 5.5 लाख रुपए में सेल कर दिया है ये जनवरी 21 में। 21-22 फॉल करेगा ये हमारा, 21-22 हमारा क्या बन जाएगा, फिनेंशियल रूप में काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, हमें समझना होगा, ध्यान दो सब बच्चों, देखो इधर हमको पहले बताया गया था आपसे, भाई देखिए यहां से यहां तक का जो डिफरेंस आ रहा है वैल्यू, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन हमारा होगा, वो कैपिटल गेन के तहत हेड में टैक्सेबिलिटी होगी। और यहां से यहां तक की जो इनकम होगी हमारी, इसको हम बोलेंगे हमारा बिजनेस हेड में इनकम होगी, ठीक है ना। तो पीजीबीपी इसको बोल सकते हैं आप लोग, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस को आप कह सकते हैं, ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबिलिटी होगी यहाँ से, क्योंकि अब स्टॉक बन चुका है और स्टॉक सेल कर रहे हैं, बिजनेस हो गया आपका, तो यहाँ से यहाँ तक जो इनकम आएगी वो आपकी बिजनेस हेड में टैक्सेबिलिटी होगी। और जिस दिन आप कैपिटल असेट्स कन्वर्ट कर रहे थे, तो परचेज डेट से लेकर के कन्वर्जन की डेट तक की जो डिफरेंस आ रहा है वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन मानेंगे। अब यहाँ भी क्या होगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लिखना होगा हम लोगों को, तो आपसे बताइए क्योंकि लाइन बिल्डिंग तो है नहीं, कुछ बोला है नहीं, तो मान लेंगे नॉर्मली 36 मंथ से कम होगा अगर तो डेट उसका, तो मानेंगे शॉर्ट टर्म, और 36 मंथ से ऊपर है तो मानेंगे लॉन्ग टर्म। तो यहाँ चेक करो 2018 सितंबर 2018 से अगस्त 2020 क्या 36 महीने से ऊपर हो रहा है, कम हो रहा है, कम है ज्यादा, बोलो सब लोग, क्यों नहीं बोलते तुम लोग, कम है। इसका मतलब जब कम है तो ये कैपिटल गेन में आएगा हमारा, उसमें क्या मानेंगे, जो डिफरेंस देख लो आप, डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, यहाँ पर यहाँ वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या थी, जिन्होंने कन्वर्ट किया था इसकी वैल्यू क्या थी, 4,50,000 इसकी वैल्यू थी, ठीक है ना, 4,50,000 इसकी वैल्यू थी, आपने देखा तो 4,50,000 की वैल्यू थी, आप यहाँ 3 लाख लिए थे आप, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस कितना है आपको लोग का, 1,50,000, ठीक है, या आपकी इनकम हो गई। 3 लाख की वैल्यू थी आपकी, आपने लिया था, उसको जब कन्वर्ट किया उस दिन उसकी वैल्यू क्या थी मार्केट में, 4.5 वैल्यू थी आपकी। इसका मतलब ये हो गया, आप डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस ये हमने क्या निकाला है, डिफरेंस निकाला है। डिफरेंस कितने का आ गया, 1.5 लाख रुपए का सर आया। ये 1.5 लाख रुपए आपके लिए माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 36 मंथ से 3 साल से कम का टेंशन हो गया है, इसलिए ये 1.5 लाख रुपए आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी। और फिर इधर आ जाओ, इसके बाद इधर बात करें तो अब यहां से इस वैल्यू से यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू आ रही डिफरेंस आएगा आपका, इसका भी निकालो डिफरेंस, यहाँ का जो डिफरेंस आएगा यही है प्रोविजन। प्रोविजन नहीं सिखाया था, हम उसको डायनामिक तरीके से समझा दे रहे हैं आपको, तो आप दिमाग में बैठ जाए, आपके इजी तरीके से हो जाए काम आपका। डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर, 5.5 से 7.5 करें कितना आ गया, 1 लाख रुपए का आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। ये आप 1 लाख जो डिफरेंस आया भैया, ये 1 लाख क्या आ गया आपका, ये आपकी बिजनेस इनकम में जाएगी। ये टैक्सेबिलिटी कहाँ हो जाएगी, ये पीजीबीपी में, यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आपके जाके 1 लाख की टैक्सेबिलिटी बनेगी। अगर ये लॉन्ग टर्म हो गया होता, ध्यान रखो, अगर लॉन्ग टर्म हो गया होता तो डिफरेंस डायरेक्ट निकाले होते, यहाँ 3 लाख पर हमने इंडेक्स भी दिए होते, इन्फ्लेशन का भी बेनिफिट हम लिए होते, लॉन्ग टर्म होता तब गेन आता, लेकिन शॉर्ट टर्म था तो फाइनली 450 में 3 लाख कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ये शॉर्ट टर्म मेरा आ गया और ये बिजनेस इनकम मेरी आ गई है। एक बात और नोट करने वाली बात थी कि सर ये 2020 है, ठीक है ना, और ये भी क्या था 2021 है, 21 है, दोनों फिल्म में फॉल कर रहा है, 21 फॉल कर रहा है, तो टैक्सेबिलिटी क्या बनेगी, दोनों साथ बन जाएगी, यानी इसका टैक्स रेट अलग होता है, कैपिटल गेन का टैक्स रेट अलग होता है। ये एक टैक्सेबल इनकम आई है, ध्यान रखो, इस पर टैक्स लगेगा, अभी टैक्स अमाउंट निकलेगा अभी, तो कैपिटल गेन इस पर निकालेंगे अलग निकलेगा, इसका रेट अलग होता है शॉर्ट टर्म का, और इसका रेट अलग होता है, इसलिए वाइज लगता है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहले आप इनकम निकाला था, इनकम बता दिया हमें, ये कैपिटल गेन भी हो गया और आपका शॉर्ट टर्म भी हो गया। अगर आपने इसको बना लिया हो अच्छे से तो वापस बुक पर हम आए, बोलिए। अब आज इस तरह समझे बात, अगर आप तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, वैल्यू कहाँ से आ रही है, बोलिए सलग भी सही है। अरे तो वो परमिशन अलाउ नहीं किया था, चलो आगे बोलो, पंकज हटा दे, नोट कर लियो, पंकज, समीर, सुभी, यस सर, यस सर, भूमिका जी, क्लियर है, सब बच्चे बना लिया। भाई देखो, जिस तरीके से हम आपको बोर्ड पर बनवाते हैं, क्वेश्चन कराते हैं, इस तरीके से आप एग्जाम में भी करके आएंगे, फुल मार्क मिलेगा आपको, एग्जाम में कुछ भी हो जाएगा आपसे। चलो ऐसे कहाँ करेगा, बुक करोगे, अब बुक वाला बस दिक्कत कर रहा है, बुक परेशानी है, उसमें कुछ समझ नहीं आता कैसे किए हैं, हम इसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सिखा दिया आपको करके अपने अपने स्तर पर। अब हटा रहे हैं, चलते बुक पर, सब नोट कर लिया होगा, और स्क्रीनशॉट कम लिया करो, भूमिका नोट किया करो,
बाद में कुछ हो नहीं पाता है, तुम सोचती हो बाद में कर लेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लें। अब भूमिका जी स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, नहीं भूमिका जी स्क्रीनशॉट ली है, अभी सोच रही है बाद में लिख लेंगे, तो अभी लिखा करो। हाँ, इसलिए आप हमेशा कोशिश किया करिए, हम भी लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए। अभी सोचिए सर आपको कैसा नाम चला, सब दिख रहा है हमको ना, आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ सब दिख रहा है हमको, कनेक्ट है आप नाम से, सब दिख रहा है हमको, इसलिए आप लिखा करिए भूमिका जी। मैं सोचिए कि हमको मालूम चल पा रहा है, सब मालूम चल रहा है हमको आप क्या कर रही है वहां से। हम चाहें तो आप वीडियो ऑफ है तभी देख भी लेंगे आपको, लेकिन छोड़िए चलिए आगे बढ़िए। तो आप लिखा करिए, करने का मतलब ये है फुल्ली कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी है भाई, फायदा है टेक्नोलॉजी का। तो बच्चे सोचते हैं बहुत चालाक हैं, ये तो हमने कवर कर लिया था ना कि ये जब कोई सिक्योरिटी ट्रांसफर की जाती है ना, शेयर मार्केट में हम लोग ओपन जब करते हैं तो थ्रू ब्रोकर करते हैं, तो ब्रोकर हमारे भी आप पर परचेस करता है, ब्रोकर हमारे भी आप पर सेल करता है, तो क्या टैक्सेबिलिटी ब्रोकर देगा? नहीं, वो कमीशन लेगा, टैक्स हमने परचेस सेल नहीं किया है, लेकिन हमारे भी आप वो किया था ना, तो इनकम भी क्या होगी हमारी, टैक्सेबिलिटी भी हमारी होगी, हमारे हैंड में होगी, वो कमीशन सिर्फ लेगा, भले मेरे भी आप परचेस सेल कर रहा हो। पंकज जी सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे, देख पा रहे सभी लोग, बोलिए। यस सर। चलिए, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये भी तुमने आपको बताया था, दो बताया था तरीका हमने आपको, ये सब हम लोग को हो चुका है, हम लोग को दोबारा करवा लिया हमसे, हम कराए थे आपको 10 तक आप कर रहे हैं, हम इसको कराए थे आपको। देखो इसमें सिखाया था मैं आपको ना कि जब पार्टनर 45(3) में अगर कहा गया कि पार्टनर, हाँ पार्टनर अपना एसेट्स कोई फर्म को ट्रांसफर कर रहा है कैपिटल, तो जिस वैल्यू पर फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास करेगा, वैल्यू रिकॉर्ड करेगा, वही वैल्यू पार्टनर के हैंड में सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी, ठीक है ना। और इसका उल्टा, अगर फर्म कभी डिजॉल्व हो रही है, फर्म अपना प्रॉपर्टी किसी पार्टनर को ट्रांसफर कर रहा है, दे रहा है, तो ऐसे केस में मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान उसकी फर्म के लिए सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी, ठीक है ना। दोनों में दोनों दिया जाता है, याद रखो जब पार्टनर ट्रांसफर कर रहा है फर्म को, ऐसे केस में फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेते हैं, ऐसे केस में जिस वैल्यू रिकॉर्ड किया वो लेते हैं। और अगर फर्म ट्रांसफर कर रहा है पार्टनर को उल्टा, तो ऐसे केस में फेयर मार्केट वैल्यू ही लेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग प्राइस नहीं लेंगे, समझ गए। ये दोनों हमने करा दिए थे, क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था उस दिन, शायद परसों कराया था हमने इसको ना, दोनों में करा दिया था आपको, आप बोल ही रहे थे। हाँ 9B में सिखा दिया, कल 9B बताया था मैं आपको ना, याद आ गया हमको कि अब स्टॉक इन ट्रेड बाय द फर्म, तो वही जो हम लोग बेचते हैं तो हमारे में आती है इधर, अब फर्म भी अगर बेचता है सिक्योरिटी ब्रांड भी होता है, जैसे वही तरीका वही काम करने का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनसेशन वाली बात आ रही है यहाँ पर कि कंपनसेशन कैसे होता है, इनहैंस कंपनसेशन क्या होता है, कंपल्सरी एक्विजिशन एंड एसेट्स एंड इनहैंड कंपनसेशन क्या होता है, और उसके बारे में बता दें थोड़ा सा, अलग से हम लिख के बताते हैं आपको, ये भी समझाया था हमने आपको, लेकिन फिर भी आप लोग रिपीट करवाते हैं, पुरानी की दुनिया में रहते हैं। चलो देखो, तो आइए लिखिएगा सब लोग, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आपको मालूम है, चलो देखो कॉपी पे उठाओ, तब देखो हमने क्या बोला कि मान लिया जाए कि अगर सुनो सलब सुनो, मान लिया जाए कि ये कुछ बार एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, कुछ प्रॉपर्टी जमीन का रोड चढ़ा होता है तो प्रॉपर्टी जाती है कंपल्सरी हो जाती है, वो आज हम एग्जांपल चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये एक हाउस है, मान लिया हमने ये एक घर है, ठीक है। अब हमको ड्राइंग अच्छी आती नहीं है, फिर जो भी आती है, ठीक है ना। ये घर है, और घर किसका है सर, घर इसी का है, अच्छा घर है इसी का, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे घर में ये साइड में इनका गेट भी है, यहाँ से एंटर करती है, ठीक है। अब बीच में इनका एक आंगन है, ठीक, तो गेट से बड़ा तो आंगन ही लग रहा है। अरे समझो भाई क्या हम कर रहे हैं, हमें कलाकार थोड़ी आती है, हम आर्टिस्ट थोड़ी हैं हम, समझो क्या समझा रहे, समझो। मान लो कि अब इनके घर में क्या हो गया ना, इनके आंगन में इन्होंने इतना खुदाई किया, इनके आंगन में पेट्रोल मिला, हाँ पेट्रोल का कुआं, इनको खुशबू आ रही थी पेट्रोल की, इन्होंने चेक किया भाई क्या खुशबू क्यों आ रही है पेट्रोल की, ये इसमें खुदाई चालू किया इन्होंने रात में, तो मिलते मिलते अंदर तक गए, दिमाग चला रहे इनके घर में क्या है, यहाँ तो पेट्रोल है नीचे, ठीक है ना। तो इनके यहाँ क्या मिल गया, पेट्रोल का कुआं मिल गया,
ठीक है ना, इसको बना लिया। अभी क्या करती हैं, जब भी कहीं जाना होता है, बाल्टी रस्सी लाई है, एक डालती है, एक बाल्टी पेट्रोल निकालती हैं, भरी स्कूटी में निकल जाती हैं, बाहर घूम जाती है, बच जाना पड़ता है। आसपास के लोगों को भी बांटती हैं। धीरे धीरे ये खबर आग की तरफ फैल गई चारों तरफ, ठीक है ना। ये बात गवर्नमेंट मालूम चल गई, अरे इसी का घर तो क्या है, पेट्रोल का कुआं निकला हुआ है, ठीक है ना। अब ये बताओ, किसी का चाहे या न चाहे, ये इनका पूरी प्रॉपर्टी जो इनकी है, पूरा गवर्नमेंट एक्वायर्ड कर लेगा कि नहीं एक्वायर्ड करेगा? बताओ किसी का। तुम नहीं चाहो, तुम बोले मेरा घर है, मेरे घर के अंदर है, निकला हुआ है पेट्रोल, सब मेरा है, तुम्हारा सब है। नहीं, गवर्नमेंट सब ले ले। कहा था क्योंकि जमीन के नीचे पूरा तो विभाग आ जाएंगे, जमीन नीचे विभाग की जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, गवर्नमेंट की है। तो आप कंपल्सरी एक्वायर्ड, इसको कहते हैं, एक्वायर्ड नहीं, कंपल्सरी। अब आप कहीं भाई मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा ऑयल है, मेरा निकला हम लेंगे, इसका मतलब नहीं है। आपको जबरदस्ती निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, उस पर गवर्नमेंट कब्जा कर लेगी, वो गवर्नमेंट का हो गया, ठीक है ना। और आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके बदले में आपको मिल जाएगा मुआवजा, इसको बोलते हैं कंपनसेशन, आप पा जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आपको कंपनसेशन मिल गया, आप हटिए वहां से, कंपल्सरी एक्वायर्ड हो गया। मान लो 10 लाख रुपए को मिला, कंपनसेशन मिला, ठीक, उसमें बिल्डिंग का। तो अब 10 लाख दे के रोड पर आ गई, ये पूछे हम कहाँ रहे, अब तो बाहर निकाल दिया हमको, अब गवर्नमेंट का इससे कोई मतलब नहीं है, आप बाहर निकलो, बाहर निकाल, घर मकान तोड़ दिया, पूरा खत्म हो गया, जमीन बन जाएगा, फिर वहां इंडस्ट्री लग जाएगी। अब इनको बाहर निकाल 10 लाख थमा दिया इनको, इधर 10 लाख इनको हाथ में मिला, ठीक है ना। तुरंत दूसरी ओर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे, कहेंगे सीता जी आपको 10 लाख मिला है क्या? अरे वाह, 10 लाख आप पाई हैं, इसका मतलब वो जो प्रॉपर्टी जो आपको 10 लाख मिला उसके बदले मुआवजा मिला है ना, वो कंपनसेशन, ये उसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका सेल प्राइस मान लेगा, कहेगा 10 लाख में इसका मतलब आपने बेचा है, अब इस 10 लाख क्या दीजिए हमको, अब कैपिटल गेन दीजिए हमको आप। तो कैपिटल गेन टैक्स इस 10 लाख को इनका लगेगा इनके ऊपर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंपल्सरी इक्वेशन। जैसे मालूम है अभी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, विश्वनाथ मंदिर वाला, तो कितने पूरे गली जितने मकान है, क्या कितने सारे मकान है, क्या 300-400 मकान है, अच्छा खासा। तो सुनो मेरी बात, जब विश्वनाथ कॉरिडोर में जो मंदिर बना, उसमें कई मकान, सैकड़ों मकान क्या हुए, सब एक्वायर्ड किए गए, कंपल्सरी इक्वेशन किया गया, हटाया गया, उन लोगों को कंपनसेशन दिया गया, अच्छा खासा मिला कंपनसेशन। तो जो कंपनसेशन को मिला है वो उनके लिए क्या है, टैक्सेबल माना जाएगा, वो उनके लिए सेल प्राइस मानी जाएगी, सेल कंसिडरेशन माना गया। तो उनकी कॉस्ट प्राइस से घटा करके जिस निकाल दो इंडेक्स के साथ, जो आएगा कैपिटल उस पर वो टैक्स देंगे लोग, इसको बोलते हैं कंपनी एक्विजिशन। अच्छा, उसके बाद अब सुनो बात को, ये तो हो गया कंपल्सरी वाला हो गया। अब बात करना है हम लोगों को इनहेंस वाला। तो अगर इनहेंस की बात करें, जैसे मान लो कि इनकी प्रॉपर्टी को क्या किया गया है, कंपल्सरी एक्वायर्ड किया गया है। अब प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो अगर है 50 लाख, ठीक है ना, 50 लाख वैल्यू है। गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको बाय द वे इनको दिया खाली 20 लाख रुपए कंपल्सरी। भाई ये रेट तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब तो भाई कंपनी एक्वायर्ड जब होता है तो मुआवजा डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, 20 लाख थमा दिया इनको, जबकि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या चली थी, 50 लाख थी। लेकिन कंपल्सरी है, मार्केट बेच पाएंगे नहीं है, कंपल्सरी एक्वायर्ड गवर्नमेंट कर लिया है। तो ऐसे केस में इसका जी क्या करेंगी, कोर्ट में जाकर केस करेंगी, कोर्ट में ये केस करेंगी कि हमको कंपनसेशन कम दिया जा रहा है। ये कोर्ट में अपील कर सकती है, इनका अधिकार है, अपील कर सकती है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो कोर्ट में केस चलेगा। अब कोर्ट भी इस वैल्यू केस चलेगा, छानबीन चलेगी, पता कराया जाएगा, और मान लो फैसला बाद में जज साहब फैसला आया, सारा वैल्यूएशन करने के बाद, मार्केट में देखने के बाद, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई नहीं 20 नहीं 50 भी देंगे, इनको 30 लाख देना चाहिए। तो 10 लाख रुपए का गवर्नमेंट क्या करेगा, और बढ़ा देगा, कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि इनकी वैल्यू 10 लाख और दिया जाए, 10 लाख को मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका कितना हो गया, 30 लाख हो गया। तो ये 10 लाख जो जीत गई, वैल्यू बढ़वा लिया इन्होंने, इसको बोलते हैं इनहैंस, ठीक है। जब इनहैंस हो जाएगा तो ये 10 लाख भी क्या हो जाएगा, जिस समय 20 लाख मिला रहा आपको, उस समय 20 लाख पर टैक्सेबिलिटी हो जाएगी तुरंत। गवर्नमेंट वेट नहीं करेगा, आपको जिस साल 20 लाख मिल गया उसी साल क्या टैक्सेबिलिटी हो गई आपकी। उसके बाद अब आपने केस किया है, अब इंडिया है, केस करोगे, जिस साल केस करोगे क्या उसी साल फैसला आ जाता है, क्या आता है, क्या मिलता है कोर्ट से, तारीख। उसके बाद क्या मिलता है, तारीख। फिर क्या मिलता है, और उसके बाद तारीख पे तारीख। तो फैसला तो आएगा नहीं, तो फैसला आने वाला लग गया 5 साल 7 साल लग गया ना। तो 7 साल के बाद 10 लाख इनको मिला हुआ है, तो जिस समय 20 लाख मिला था उस समय इनकी टैक्सेबिलिटी 20 लाख पर हो जाएगी, निकाल लिया जाएगा। हमारी केस लड़ते रहो केस, 8 साल 10 साल बाद जब फैसला आएगा, मान लो तुम्हारा 10 लाख में इनहेंस किया गया है, 10 लाख मिलेगा, तो री टैक्सेबिलिटी की जाएगी फिर से,
फिर से अब आपकी वैल्यू 30 लाख हो गई है, तो 30 लाख मानते हुए टैक्स निकाला जाएगा, कितना टैक्स आया आपका और कितना टैक्स जमा कर चुके हैं पहले से, वो घटा के अब बाकी डिफरेंस टैक्स और जमा करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई आपको? कैसे करेंगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये बात था, एक था, दो बात सिखाया हमने आपको, एक तो कंपल्सरी एक्सक्लूजन कराया और उसके बाद वैल्यू को जो कहते हैं इनहैंस, वो भी हमने सिखा दिया हमने आपको। सब बच्चों क्लियर होगा? आइए ग्रुप चलते हैं अब। चलिए, तो भूमिका इसका जी, कभी कभी पेट्रोल हम लोग को दे दीजिएगा, अगर निकले तो, बहुत महंगा हो गया है। चलिए यही पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि इनको क्या हो गया, जो कंपल्सन का तय किया गया और तय करने के बाद 50 लाख प्रॉपर्टी थी, चलो भाई मान लो कि 50 लाख प्रॉपर्टी थी, 50 लाख रुपया गवर्नमेंट ने क्या कर एक्सेप्ट कर लिया, पूरा शुरू में एक्सेप्ट कर लिया। मान लें कि विश्वनाथ कॉरिडोर में जो वैल्यू थी ना उससे अधिक मिला, लोगों को कम नहीं मिला है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मिला है, करोड़ों मिला हुआ है, ठीक है ना, बहुत मिला हुआ है। तो मान लो 50 लाख प्रॉपर्टी 50 लाख ही क्या हो गई, इनको मिल गई है, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया है। और गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको पहला इनको चेक दिया, जब चेक दिया इनको चेक मिला है, रुको एक मिनट, रुको फिर लिख के दिखाएं, फिर से चले हम थोड़ा जल्दी हम आ गए, एक पॉइंट रह गया था प्रोविजन का, अच्छा चीज है, सब जानना जरूरी है आप लोगों को। देखिए गवर्नमेंट ने इनको क्या किया, 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो 50 लाख में क्या हो गया, इन्होंने कंपल्सरी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, पहला इन्होंने चेक जारी किया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के पास चेक आ गया, ठीक है ना। जब चेक आया इनका, तो पहला चेक आया इनका ₹5 5 रुपए का चेक गवर्नमेंट ने दिया इनको, कहा 5 रुपए हमसे आप अभी ले लीजिए, बाकी का हम देंगे बाद में। तो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट से पैसा निकालना मतलब शेर के मुंह में से उसका दांत निकालना है। गवर्नमेंट से पैसा लेती है, देती बहुत कम है, डालती है बहुत। तो मान लो कि अगर चेक मिला है इनको 5 रुपए का चेक, इनको पहला किस्त मिल गया इनको इंस्टॉलमेंट में, ठीक, और कहा गया बाकी पैसा हम बाद में छोड़ देते, कुछ दिन बाद आपको मिल जाएगा, डेट डिसाइड नहीं है। तो जिस साल इन्होंने 5 पे रिसीव कर लिया किसी का जी ने, उसी साल आपकी टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, और 5 पे नहीं होगी, पूरे 50 लाख पर होगी। पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जाती है हम लोग के साथ। क्या बोले, अगर आपने पहली भी किस्त थाम लिया, व्हाट्सएवर अमाउंट, कोई भी अमाउंट का हो, आपने थाम लिया, अगर रिसीव कर लिया गवर्नमेंट से, तो आपका सिर्फ मान लिया कंसिडरेशन, और उसी साल आपकी टैक्सेबिलिटी बन जाएगी, और क्या, हाँ, और पूरा वैल्यू बन जाएगी आपको, अब जैसे जमा करो आप, ठीक है। इसीलिए क्या आता है भाई, किस्त मिल भी रहा है तो हम नहीं लेंगे, जाओ, हमें नहीं चाहिए, रिसीव ही नहीं करेंगे उनका, हम पूरा दो तब लें, टैक्स कहाँ जमा करेंगे हम, बात समझे। तो जिस दिन रिसीव कर लेंगे आप, उसी दिन पूरे टैक्स बन जाती है, इसलिए एक बार मिल जाता है। चलो अब मान लो अगर एक्सेप्ट खाली हो गया, जब मिलेगा जब जिस 2 साल बाद मिला पैसा आया, जिस साल पैसा आएगा टैक्सेबिलिटी भी उसी साल करेंगे, ठीक है। सभी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, बोलिए। पंकज, समीर, भूमिका, शुभी, मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि सब ऊपर से जा रही है? नहीं सर, सब ऊपर आ रही है। चलिए अब थोड़ा कंपल्सरी हमने करा दिया था। अब देखो एक आता है, एक आप टॉपिक आती है सेशन ये 50B का आता है आपका, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ स्लम सेल। ये क्या होता है ये भी समझ लो। इतनी ज्यादा प्रोविजन इसमें थी, थ्योरियां है ना कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। हाँ क्या, जैसे हम सुना रहे हैं आपको, अभी हम सुन लेंगे, बड़ा क्यों रही हैं आप? यदि बैठेंगे पहले सब हम सुना देंगे, बिना देखे सब बंद करके, बुक सब बंद करके, और से सुन लेंगे आप, क्या दिक्कत है? जितना बार बार हम रिपीट कर रहे हैं चीजों, क्यों कर रहे हैं? ये आपको सुनते सुनते याद हो जाएगा, घटना कहाँ है आपको। देखो अब पहले हम सुना देंगे आपको, ये मत कहिएगा कि आप तो खुद तो याद नहीं, हमसे पूछ रहे हैं, तो पहले हम सुनाएंगे, उसके बाद आप सुनेंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे आपको अच्छे से, फॉर्ड बनाएंगे आपका, ठीक, तो आप सुना देंगे अच्छे से अब, ठीक है। चलिए, एनी प्रॉफिट और गेन्स arising from the slump sale effected in the previous year shall be chargeable to income tax as capital gain arising from the transfer of long-term capital assets chargeable and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. जिस साल आपने बेचा उस साल में, provided any profit again from the transfer of the slump sale of any capital assets being one or more undertaking owned in the held by the of not more than 36 months immediately preceding the date of the transfer shall be deemed to be capital gain, माना जाएगा एवरेज फॉर्म में शॉर्ट टर्म। 36 महीने से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, उससे कम है तो शॉर्ट टर्म मानते जानते हैं हम लोग। इन रिलेशन टू द कैपिटल असेट्स बीइंग द
undertaking division transfer by way of the such slum cell, the net worth of the undertaking in the division on the case may be shall be deemed to be a cost of the acquisition of the cost improvement purchase of, ठीक है, फिर उसी तरह से करते आए थे हम लोग, वही सब मिलेगा आप लोग को, फिर आगे वैल्यू लिया जाएगा, उसको पहले का होगा ऐसे आप ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन सर बताइए कि श्रम सेल होता क्या है, देखो नीचे लिखा हुआ है श्रम सेल, इट मींस द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर ना, वन और मोर फॉर lump sum consideration without value being assigned to the individual assets and the liability of such sales। slum sale का मतलब ये हुआ बच्चा कि एक साथ जो हो जाए, एक से ज्यादा मिक्स करके हम कोई चीज सेल करें। जैसे मान लो कोई आदमी आता है, जैसे हमने कोई फ्लैट परचेस किया, जब फ्लैट परचेस किया तो रीसेल वाली फ्लैट थी, जिसने लिया था वो अब सेल कर रहा है, उसका भी ट्रांसफर कहीं बाहर जा रहा है वो, तो अब वो बाहर, उसकी पोस्टिंग हो गई है चेन्नई, अब चेन्नई जाना है, अब उसके फ्लैट में एसी भी है लगा था, फ्रिज लगा है, रखा हुआ है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, सोफा है, बेड है, ठीक है, फर्नीचर्स लगे हुए हैं, कबर्ड लगे हुए हैं, मॉड्यूलर किचन बना हुआ है, मतलब सब कुछ वेल मेंटेन है, वो भी रह रहा था, पैसा लगाया हुआ था। अब जब चेन्नई जा रहा है तो क्या अपना सारा सामान उठा ले जाएगा चेन्नई, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, बेड, सोफा सब ले जाएगा चेन्नई, वो ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसका मतलब होगा तो इतना कौन ठोकवा ले जाएगा, काफी दूर रास्ता है, इतना ज्यादा किराया लग जाएगा, होगा भाई हम सेल कर रहे हैं सब सहित ले लो, जो भी प्लेट लिया है सबसे बोल हम कितना रेट देंगे, जो भी रेट उसका मांगना हो, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख एज ए होल, बताओ पूरा एक साथ सारा एसेट सही ले लो हमसे, उसको बोलते हैं स्लम सेल। उसमें अलग अलग हम डिफाइंड वैल्यू नहीं करेंगे, हमने मांग लिया 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए दो, सब तुम्हारा, फ्लैट भी तुम्हारा, एसी, टीवी, फ्रिज, किचन सब तुम्हारा। अब उसमें क्या कितने का है ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो जब मिक्स करके मोर देन वन से बिक जाता है उसको बोलते हैं स्लम सेल। समझ गए बात? और ये कुछ नहीं है एक साथ वाला, वो तो ऐसा करते हैं कि भाई क्या लेंगे वही नया कहते हैं, छटाओ खत्म करो, तो उसको बोलते हैं स्लम सेल। ठीक, अब कुछ चीजें आ रही हैं, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यानी कुछ कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां पर आपका एग्जम्पशन मिलता है आप लोगों को। अब ये चीजें टॉपिक कवर करना होगा हम लोगों को, आइए कवर करें। कह रहा है any profit or gain arising from the transfer of the following assets are exempt from tax, that is the tax will be not be included in the income of the assessee of the tax purpose, तो टैक्स में नहीं ऐड किया जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्या क्या होगा एग्जाम्प्ट में, देखो कैपिटल गेन अराइजिंग ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड रेजिडेंस, ठीक है ना, एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ हाउस और लैंड अपेंडेंट, अपने मतलब होता है कि ऐसी जमीन जो उस घर से सटी हुई हो, उस मकान से लगी हुई हो, उसको बोलते हैं अपेंडेंट देयर टू, ठीक है ना, इज एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है, उसके लिए माफ किया गया क्या, पहला कंडीशन, द बिल्डिंग इज ओन्ड बाय ए इंडिविजुअल और हिंदू एंड फैमिली का होना चाहिए, सच प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड रेजिडेंशियल यूज किया गया हो आपने, और द इनकम ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर आपकी कोई रेंट देते हैं उस पर आप थे तो हाउस प्रॉपर्टी चार्ज किया जाता आपको, और द एग्जम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली इन रिलेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी व्हिच हैड बीन हेल्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 मंथ बिफोर ट्रांसफर। अगर 24 महीने से पहले ट्रांसफर कर दिया आपने तब माफ नहीं होगा। फिर द एसेसी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और 1 year before or 2 years after the date of the transfer purchased one residential house in India, or he has within a period of 3 years after the date of the transfer constructed one residential house in India, ठीक है ना। अब देखो क्वांटम ऑफ एग्जम्पशन बताया जा रहा है आपसे, सेक्शन 54 की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसमें बताया गया आपको कि आपका रहने का मकान अगर आप सेल कर रहे हैं तो जो भी आपका कैपिटल गेन होगा वो आपके लिए माफ हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि आप क्या हो, हिंदू एचयूएफ का हो या इंडिविजुअल का होना चाहिए। दूसरी बात, ये रेसिडेंशियल होना चाहिए, ठीक है, और 36 महीने से क्या होना चाहिए, 24 महीने से 24 मंथ से ऊपर का होना चाहिए, तभी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होगा नहीं, ऊपर होना चाहिए। और दो केस ये भी कहा गया जो बेच के पैसा है आपको, जो आपका कैपिटल गेन आया ना है, तो आप क्या कर लेंगे, पहला केस कहा है कि आप within a period of 1 year before or 2 year after date of the transfer purchase a residential house in India, यानी एक मकान आपने बेचा, एक मकान बेचने के बाद आप कोई दूसरा मकान खरीद लीजिए रहने वाला, तो यह इधर जो आपका कैपिटल गेन हुआ था वो माफ हो जाएगा आपका,
यानी एक मकान बेचे, पैसा आया और उस पैसे से बिटिया की शादी कर दी है ना, टैक्सेबल हो जाएगा, तब माफ नहीं होगा। यानी उस पैसे का यूज भी करना है आपको। मकान बेचे जो पैसा आया उससे बिटिया शादी मत करिए, उससे क्या करिए, इंडिया में ही कहीं और भी, पूरे इंडिया में कहीं भी आप एक दूसरा रेजिडेंशियल मकान खरीद लीजिए, बात समझे। और समय क्या क्या दिया गया तभी माफ होगा, समय ये दिया गया अगर आप खरीदना है या बनवाना है दोनों काम कर सकते हैं। अगर खरीदना है तो बेचने के 1 साल पहले और 2 साल बाद तक का अलाउड हो जाएगा आपको, जैसे मिल जाएगा आपको, टैक्स नहीं होगी आपकी। अगर बनवाना है तो बेचने के रेट से आगे के 3 साल मौका मिलेगा। भाई मकान बनवाने में अब 3 दिन में तो मकान बनेगा नहीं या 1 महीना मकान बनेगा नहीं, 3 साल मौका दिया कि आप आज अगर आपने 2021 में, अगर आपने 2022 में अगर आपने प्रॉपर्टी सेल किया है तो 2025 तक में आप नया प्रॉपर्टी बनवा लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा, आप हरेसमेंट नहीं होगी आपकी, माफ हो जाएगा, आपका एग्जाम्पशन हो जाएगा आपका। बस समझ आ रहा है। और खरीदना है तो खरीदने के 2 साल मौका मिला है, 2 साल खरीद लो आप। भाई कोई प्रॉपर्टी भी 2 दिन में नहीं खरीद सकते हम, वेजिटेबल नहीं है कि मार्केट में गए खरीद के ले आए, बहुत समय लगता है। 2 साल समय दिया गया, 1 साल बिफोर भी दिया गया कि अगर आप पहले भी करिए 1 साल पहले खरीदे हैं अगर, वो भी अलाउड कर देंगे आपको, जिसको आपको छूट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, छूट मिलेगा आपको, तो कैपिटल गेन राइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच एसेट हाउस एग्जाम to the extent of the cost of new residential house purchased or constructed। आप जो भी आपका कैपिटल गेन आया हुआ है, ठीक है ना, ट्रांसफर करने पर वो एग्जाम्प्ट होगा कब, टू एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ, जो भी आप नया मकान खरीदे हैं ना, तो नया मकान पूरा पैसा यूज कर लीजिए आप कैपिटल गेन वाला, तभी है बचा। आप कम खरीदेंगे पैसा बचा लेंगे तो आप जितना बचाएंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब जितना कैपिटल गेन आया था पूरा आपका टैक्सेबल होना चाहिए, पूरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका। बस में 10 लाख कमाया आपने, 10 लाख नया मकान खरीद लीजिए आप। बात समझ में आई, बात नहीं समझ में आई? सभी लोग सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे बताइए, कहाँ गए? हेलो, यस सर। चलिए, उसके बाद भी कहा गया वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज नॉट यूटिलाइज्ड, यानी क्या लिखा है, बाय द एसएससी फॉर द एक्विजिशन ऑफ द न्यू हाउस प्रॉपर्टी ड्यू टू फर्निशिंग ऑफ रिटर्न 139(1), if it is deposited by him on before of due date, the financing of return of the income is and the amount owned under the capital assets amount scheme and yet with the specified bank authorized by central government of India scheme will be entitled to exemption। अब क्या हो गया सर, पता नहीं कैसी कैसी भाषा लिखी रहती है, चलो हटाओ हम बताते हैं, सुनो। उधर मौका दिया था ना, मान लीजिए कि 2022 में आपने प्रॉपर्टी सेल किया, मकान बेचने सेल किया आपने, समय दिया गया है 3 साल का, 2025 तक आप क्या कर सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं या फिर 2 साल में खरीद सकते हैं। लेकिन 2022 से मार्च आ जाएगा तो मार्च में क्लोजिंग अकाउंट सब क्लोजिंग होगी आपकी और फाइनेंशियल क्लोज होगा, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। सेक्शन 191 के तहत जब भरोगे ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपकी इनकम तो हो चुकी है इस बार की, और आपको मौका है 3 साल का, तो पैसा कहाँ जाएगा, तो गवर्नमेंट कहती है वो पैसा आप अपने पास नहीं रखेंगे, रिटर्न फाइल करने से पहले आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आप दूसरा मकान खरीद दीजिए, 3 साल मौका मिला है, रिटर्न आपको हर साल जमा करना है, रिटर्न फाइल करना हर साल आपको। इसलिए आपको सिस्टम में आ गया, जो पैसा आपके हाथ में आया है वो पैसा आपके पास नहीं रहेगा। हर बैंक में कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट खुलता है, लिखा ना कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट, क्या लिखा है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लिखा ना 1988, हर बैंक में खुलता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट खोलते हैं, एफडी आरडी खोलते हैं आप ना, उसी प्रकार से बैंकों में क्या होता है, ये भी खुलता है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी खुलता है वहां पर। इसके तहत अकाउंट खोलिए और उस अकाउंट में जो भी गेन का पैसा आया है उस पैसे को जमा करा दीजिए, ठीक है ना, वो पैसा जमा करा दीजिए और उसके तब आपको छूट मिल जाएगी, वरना अगर नहीं जमा करा रहे अपने हाथ में लिए रहेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा आपको। तो उस अकाउंट पैसा जमा करा दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा, आप बच जाएंगे, आपको रख देना पड़ेगा, क्योंकि उस अकाउंट पैसा जमा होने के बाद निकलता नहीं है। उस पैसा जमा करने के बाद आपको जब आप निकालेंगे आप तो पर्पज पूछेगा क्यों निकाल रहे हैं, अगर आप पर्सनल यूज से निकाल रहे हैं आपको पैसा मिल जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा वापस। लेकिन अगर आप जो है उसको निकाल के नया मकान खरीद लिया, उसी अकाउंट से पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, तो आपका बच गया पैसा, टैक्स बच गया आपका, कुछ टैक्स लगेगा नहीं आपका। जब बहुत बारीकी प्रोविजन है यहाँ पर कि पैसा हाथ मत रखो, कैपिटल अकाउंट जमा कर दो, 3 साल के मौका मिला है, 3 साल में पैसा निकाल के वहां से बनवा लो मकान, तुम्हारा टैक्स फ्री है, टैक्स बच जाएगा। अगर 3 साल बीत गया, ठीक है ना, अब जो आप लोग मन में क्वेरी आने वाली है, दीक्षांत पूछ रहा है यहाँ उसके सर पे लिख के आ रहा है, हम जवाब पहले दे देते हैं, पहले हम बोल रहे हैं फिर पूछना, शायद तुम कुछ पूछोगे नहीं, हम सब बता देंगे। मान लो पैसा जमा कर दिए, 3 साल मौका था, 3 साल बीत गया, ना खरीदे ना बनवाए और पैसा उसी अकाउंट पड़ा रह गया, उसके बाद चौथे साल निकाल लिए, टैक्सेबल हो गया,
नहीं निकाले टैक्सेबल हो गया, समय सीमा समाप्त हो गया आपकी, टैक्सेबल हो गया आपका। या 3 साल से पहले ही 2 साल बाद निकाल लिए और निकाल के बिटिया की शादी कर दिए, तब भी टैक्सेबल हो जाएगा उस साल जिससे निकालोगे तो टैक्सेबल हो गया। मतलब जब हाँ आपके लिए क्या है, उसको यूज करना पड़ेगा आपको, उस पैसे को जो भी कैपिटल अमाउंट आया था आपका वो पैसा तुरंत इन्वेस्ट कर दो, नया मकान खरीद लो, नहीं खरीदे हो 3 साल मौका मिला है तब तक के लिए कैपिटल स्कीम अकाउंट में जमा करो पैसा, उसी से खरीद लेना, नहीं खरीद पाओगे फिर टैक्स हो जाएगा, बिफोर निकालोगे फिर टैक्स हो जाएगा। हाँ मुझे दिशा तुम क्या पूछ रहे थे? क्या रेजिडेंशियल हाउस ही है आपको, लैंड की बात नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, ये क्या बोला है रेजिडेंशियल हाउस? हमारे लिए घर बनाने के लिए तो एक बनवाओ, हम ले लो उसमें, ठीक है। हाँ रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल से मतलब यहाँ पर है, ठीक है ना। हाँ हसबिया कर रहे हैं, मान लो 3 साल बाद खरीद लिए, चौथे साल में खरीद लिया तो भी टैक्सेबल हो गया। इस समय सीमा मिला है 3 साल, 3 साल में खरीदना है आपको, तभी फ्री होगा आपका, माफ होगा, वापस टैक्सेबल हो जाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें अभी और बहुत सारे प्रोविजन हैं इसमें अभी, इसका चार्ट फिर हम बनाएंगे अपने हिसाब से बनाएंगे, बनाएंगे हम लोग इसको, ठीक है, फिर कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, आज आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपने पूरी क्लास एंजॉय किया होगा, आज की लंबी क्लास चली, ठीक है। टिल देन बाय बाय।